स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग एसिलरेशन पर कंसेप्ट को कवर करेंगे पूरा। तो एसिलरेशन में आज है पहला हेडिंग एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन तो जितना हेडिंग 4 या 5 प्रकार के एसिलरेशन आपको यहाँ आज देखने को मिलेंगे, तो सब पर आज चर्चा होगी और उसका विधिवत अध्ययन किया जाएगा। आने वाले कल में उस पर प्रॉब्लम हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला हेडिंग एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एसिलरेशन। यह हिंदी में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया, दैट इज मतलब अर्थात, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंज टू 0 और ये कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी टाइम टेकन लिया जाएगा। तो ये अगर डेल्टा टी टेंज टू 0, डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है या शून्य की ओर अग्रसर है, इसका मतलब होता है तो अल्फा इज इक्वल टू ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वेक्टर राशि है। इसका मतलब समझने के लिए ये कैसे आएगा, जैसे मान लेते हैं कोई ये है, जैसे पुराने जमाने में चलता था बैल कोल्हू, तो यहाँ ये फिक्स तो होता था और ये वाला ऐसे ऐसे मोशन करता था, ये वाला पार्टिकल। तो मान लेते हैं यहां से यहां पहुंचा dt समय में, dt समय में, और फिर dt समय में फिर उतने तय करता है डी थीटा, ये इस टाइप से डी थीटा। यस, तो इस पथ पर अगर हमेशा ऐसे चलता रहता है तो यही कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो इसमें परिवर्तन की दर को, ये ओमेगा हो गया, अब इसमें परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं, एंगुलर एसिलरेशन कहते हैं। एंगुलर एसिलरेशन मतलब ये थोड़ा सा कम ज्यादा वैल्यू होगा। ओमेगा में अगर परिवर्तन नहीं होगा टाइम के साथ ओमेगा में चेंजिंग होना चाहिए। और ये ओमेगा जो है एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डी थीटा, ये कोण क्या होना चाहिए? अलग अलग। डी थीटा 1 बनाया, डी थीटा 2 बनाया, डी टी टाइम पे हमेशा क्या हो? फर्क हो। तो कोणीय वेग में हमेशा कोणीय वेग कैसे बदलेगा? डी थीटा अपॉन डी टी। तो वही उतने ही समय में हमेशा कोण क्या हो? कम ज्यादा हो, तभी तो परिवर्तन होगा। तो बस आपको इतना ही जानना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अर्थात अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन ये वेक्टर राशि है, ये आपको जानना है। तो फार्मूला में न्यूमेरिकल में इसका उपयोग किया जाएगा। ये अल्फा इंस्टेंट है, किसी क्षण पर एक्सेलरेशन यहां से ज्ञात किया जाएगा, किसी क्षण पर यहां एक्सेलरेशन ज्ञात किया जाएगा। अब न्यूमेरिकल में किसी मतलब एट 2 सेकेंड, एट 1 सेकेंड, एट 10 सेकेंड पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो इस टाइप से वहां पूछा जाएगा, तब तो ये लगेगा। ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां अल्फा क्या है? इंस्टेंट के लिए आया। फिर प्रॉब्लम ये भी हो सकता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज के लिए अल्फा एवीजी, अल्फा एवरेज बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, हिंदी में। तो अल्फा एवरेज का ये फार्मूला ज्ञात करना होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। मतलब t1 सेकेंड पे वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, t1 सेकेंड पर ज्ञात कर लेंगे। फिर t2 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 ज्ञात कर लेंगे।
तो दोनों अलग अलग टाइम पे ज्ञात हो जाएगा, तो हम कहेंगे ω2 माइनस ω1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस टाइप से जो ज्ञात किया जाएगा उसकी सहायता से क्या आएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग पढ़ते हैं सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। तो दो टाइप का एक्सेलरेशन हम पढ़े, एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों का फार्मूला देखे, दोनों के फार्मूला की हमें न्यूमेरिकल वगैरह में आवश्यकता होगी। और अगला हेडिंग हम लोग अगला एक्सेलरेशन अब पढ़ रहे हैं सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये लग रहा है कि सेंटर की ओर जो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा उसी को ही सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ध्यान सुने, जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार गति करता है तो उसके मान लेते यूनिफॉर्म, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है, अगर चाल समान भी है, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, स्पीड सेम होगा। प्रत्येक बिंदु पर स्पीड सेम होगा, परंतु डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जब वेलोसिटी में कहीं चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन केंद्र की ओर कार्य करता है, जिससे सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या न हो, दोनों दशाओं में, मतलब सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति अथवा असमान वृत्तीय गति, दोनों दशाओं में सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन होता है। दोनों दशाओं में सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन होता है किसके कारण, चेंज इन डायरेक्शन के कारण, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण जो है ये एक्सेलरेशन होता है। तो हर जगह हर पॉइंट पे स्पीड से भी आप चलेंगे तब भी क्या होगा, स्पीड सेम, लेकिन हर जगह डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन यहां, इसका डायरेक्शन यहां, इसका डायरेक्शन यहां, इस कण का डायरेक्शन इधर, हमेशा ये डायरेक्शन इधर होगा। वेलोसिटी का हमेशा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वो चीज यहाँ पे हो रहा है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन जितने हैं सभी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्पीड सेम रहता है, परंतु डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। वेलोसिटी में चेंज होने के कारण उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा सेंटर की ओर होती है। उसे क्या कहते हैं, सेंट्राइपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं। या अपनी भाषा में अंग्रेजी लिखा हूं, देखिए आप, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट एक्सीलरेशन हु प्रोड्यूस्ड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हु प्रोड्यूस मतलब जो उत्पन्न होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है, इज कॉल्ड सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी हिंदी क्या है, अभिकेंद्र त्वरण। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मतलब सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, इसकी सेंटर की ओर होता है। एलॉन्ग द रेडियस होता है, एलॉन्ग द रेडियस मतलब रेडियस के अनुदिश हमेशा वो रहेगा। अरे कहीं भी कार्य करेगा वो रेडियस के अनुदिश रहेगा। तो रेडियस तो हमेशा बाहर की ओर डायरेक्शन होता है, और रेडियस का जो डायरेक्शन होता है सेंटर से अवे होता है, और सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। ये चीज भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें अभी फार्मूला वगैरह वेक्टर में लिखना होगा। तो जब कोई पार्टिकल ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी उत्पन्न होगा, ये एक्सेलरेशन सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा ही होगा। ये दोनों दशाओं में उत्पन्न होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। दोनों दशाओं में वो
जब आगे बढ़ेगा पार्टिकल, तब वो चेंज इन डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब डायरेक्शन में परिवर्तन होगा तो वेलोसिटी बदलेगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, जिसकी डायरेक्शन जो है सेंटर की ओर होता है अलोंग द रेडियस। तो इस एक्सेलरेशन को ही सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका हम आगे चलकर डेरिवेशन करेंगे, लेकिन आज डेरिवेशन का दिन नहीं है। आज सबका मतलब बताने का, कितने प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट कवर करना है। इसका डेरिवेशन बाद में किया जाएगा। हाँ, सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू होता है v² अपॉन r। तो एक तो ये जानना है आपको, सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन ये जानना है, मतलब इसका मैं डेरिवेशन करूंगा। ये फार्मूला कहां से आया है, आने वाले वीडियो में किया जाएगा। ये एक समस्या नहीं है, आप इसका मतलब समझिए अभी, और आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v² अपॉन r। तो v यहां पे ये है। हाँ, इसे हम लोग लिख सकते हैं, अभी इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। और v बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, r ओमेगा भी पढ़े। जो r ओमेगा हम जानते हैं कहां के लिए वैलिड है, कंसेप्ट बताएं। v बराबर r ओमेगा केवल सर्किल के लिए वैलिड है, केवल सर्किल के लिए वैलिड है, क्योंकि v और r हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वहां पे देखिए, ये फार्मूला वहां पुट करेंगे तो ये आएगा r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। तो एक r, ये r² ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा। तो AC सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला है। सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू v² अपॉन r आपको जानना है। इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, ये भी ध्यान देना हमेशा। और सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर होता है। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहां देखिए, AC वेक्टर AC को लिख सकते हैं v² अपॉन r, ये माइनस r। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग, जिनको वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो वो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ें, वेक्टर पढ़ाया जा चुका है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो यहां मैं माइनस लगाया हूं, क्या लगाया हूं, माइनस लिख दिया हूं। माइनस का मतलब होता है सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर कार्य करता है और रेडियस बाहर की ओर कार्य करता है। तो जाहिर है कि यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। या इसे कोई कहे नहीं, हम ऐसा लिखेंगे, माइनस बाहर कर ले तो v² अपॉन r इंटू r कैप। r कैप किस लिए, वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए किसी को यूनिट वेक्टर लगाया जाता, r कैप। बस ये वाला माइनस आप एकदम बाहर कर दो। माइनस इसलिए आया है कि सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर कार्य करता है, जबकि रेडियस वेक्टर बाहर की ओर कार्य करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन आया है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, बहुत कम लोगों का सही होगा, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड में नहीं आ सकता है, इतना कठिन नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक चीज और नोट में आपको ये देखना है, AC मतलब सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये जो सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन AC जो होता है, AC जो सेंटर की ओर कार्य करता है, वो हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ईच पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट। सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन प्रत्येक बिंदु पर वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आपको देखना है, हर जगह कहीं भी लेंगे तो ये सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, AC, और V इधर की ओर होगा। हाँ विद्यार्थी, तो हम समझते हैं आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अभी के लिए इसका डेरिवेशन किया जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण, डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण।
सर्किल में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसमें डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण जो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर उत्पन्न होता है उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन कीमती है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसी को कहा जाता है क्या? सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन। वो सर्किल में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ये एक्सेलरेशन ऐसा है जो दोनों दशाओं में उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों दशाओं में क्या उत्पन्न होता है? डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए। अगला हेडिंग है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। देखिए, ये सब मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर सवाल अच्छा निकल नहीं पाएंगे। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी दशा में सेंटर की ओर केवल सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन ही कार्य करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसका स्पीड वेरिएबल है, तो स्पीड में परिवर्तन के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के पैरेलल होता है इसकी दिशा, ध्यान दें। तो अगर इसका मतलब है, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए ये बात हमने नोट में लिख दिया है। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज 0। ये नोट में हमने ये बात लिख दिया है। तो अपनी तरफ से परिभाषा बनाए हैं, उसको देखिए। हाँ, दैट एक्सेलरेशन, वह एक त्वरण, दैट एक्सेलरेशन हु प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। मतलब वह एक्सेलरेशन जो स्पीड में परिवर्तन के कारण, स्पीड में, वेलोसिटी में नहीं, वह एक्सेलरेशन जो स्पीड में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। वह एक्सेलरेशन जो स्पीड में, स्पीड हिंदी क्या है? चाल। वह त्वरण जो चाल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उसे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी दिशा वेलोसिटी के पैरेलल होती है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी के पैरेलल होता है, ये आपको कहना चाहिए। यस। और सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, ये जानकारी होना चाहिए। ये तो हमेशा टुवर्ड सेंटर की ओर कार्य करेगा अलोंग द रेडियस, और ये इसके परपेंडिकुलर कार्य करेगा v के डायरेक्शन में। अगर इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है तो v के डायरेक्शन में कार्य करेगा। स्पीड अगर घट रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन रहेगा वेलोसिटी के पैरेलल। ये एक पक्की बात है। हाँ, तो ये चीज यहां दर्शाया गया, वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा और हमेशा AC के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ, तो ये चीज जानना है। तो यहां लिखा है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को AT से दर्शाएंगे, ये भी वेक्टर राशि है, AT दर्शाएंगे। यहां लिखा है d mod v अपॉन dt। mod v का मतलब है, mod v इस टाइप से लिखा है, तो इसका मतलब ये है स्पीड। ये क्या है? स्पीड। अगर mod हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। mod हटा देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तब ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा वो सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये स्पीड है, ये आपको ध्यान देना है। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है AT इक्वल टू होता है R अल्फा, जो कि अभी आएगा।
जो कि अभी आएगा बाद में, लेकिन इसका मतलब आप जानिए कि ये एक्सेलरेशन कैसे कार्य करता है। तो हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट बताने में हम सफल हुए। इसमें डायरेक्शन बताना था, डिफिनेशन बताना था, कंडीशन बताना था। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। उसमें सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन अवश्य होगा, भले ही आपका टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ना हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? 0 होता है। ये कंसेप्ट केवल हमको बताना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगला टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमारा सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी देखना होगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड से, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन से 45 डिग्री पर ये वर्क करेगा। तो ये बराबर नहीं होंगे, हमेशा अलग अलग होंगे। तो कभी 30 डिग्री होगा इनका डायरेक्शन वेलोसिटी से, ए नेट का डायरेक्शन कभी 30, कभी 60, कभी कुछ कम ज्यादा होता रहेगा। तो ये थीटा का मान क्या होगा? बदलता रहेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन से एंगल बनता है ए नेट का। तो ए नेट, अब इसमें क्या है? ए नेट इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है। अरे भाई, ये दोनों एक्सेलरेशन कब होगा? दोनों एक्सेलरेशन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आगे पढ़ाएंगे, असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा और सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन भी उत्पन्न होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो केवल सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन ही उत्पन्न होगा, ये तो उत्पन्न होता नहीं, ये तो 0 हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, जब उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी शामिल हो और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी शामिल हो और मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर केस होना चाहिए। और डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है जब पार्टिकल सर्किल में मोशन करेगा। तो यस, तो ऐसी दशा में ए नेट इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और इसे आपको डीवी अपॉन dt इस टाइप से किया जा सकता है। अब हम ये फार्मूला में देखते हैं ए नेट कैसे निकाले, वहां से देखिए। ए नेट इक्वल टू, ये चीज अभी डेरिवेशन में कर रहा हूं तुरंत। ए नेट इक्वल टू क्या? अरे ये परपेंडिकुलर है भाई, परिणामी है, डिग्री पर है, ये और ये इधर है, ये इधर है। तो इस वेक्टर को यहां रख सकते हैं, ये AC हो गया, और ये वेक्टर यहां कर सकते हैं, ये हो गया। तो इनका परिणामी वेक्टर ये आएगा इस टाइप से। तो ये देखिए इस टाइप से आ रहा है इनका परिणामी वेक्टर। ये जो AT यहां था, AT यहां ट्रांसफर कर दिए, तो यही तो थीटा है। यस, हाँ देखिए, तो ये 90 डिग्री पर है, तो इनका परिणामी ए नेट इक्वल टू हो जाएगा AC² प्लस AT²। तो यहां से ए नेट आपका निकल जाएगा। अगर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का मान मालूम है, तो वहां से ए नेट का मान निकल जाएगा। हाँ, फॉर डायरेक्शन ज्ञात करना, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी से जो कोण बनता है, ए नेट का जो एंगल वेलोसिटी से बनता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन से बनता है, वो उसका डायरेक्शन कहलाता है ए नेट का। तो अगर हम ए नेट निकालना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? AC है अपान AT, या इसे कह सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स AC अपान AT। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? ए नेट का डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। अब इसमें हमें कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। ये फार्मूला जानना है। देखिए, बोर्ड लेवल पे हर बात क्लियर नहीं रहता, आधा दिया रहता है, सब चीज कंप्लीट
नहीं रहता है तो देखिए एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन 2 हो गया, सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन 3 हो गया, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन 4 हो गया और ए नेट आप देखेंगे 5 हो गया। तो 5 टाइप से आपको यहाँ एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट हेडिंग देखा जाए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर और लीनियर, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है और लीनियर एक्सेलरेशन ए टी होता है, ध्यान दें। तो इसमें आपको रिलेशन ले आना है लास्ट में। तो देखते हैं, तो v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन ऐसा केस ले जो हमेशा के लिए वैलिड हो। तो वेक्टर फॉर्म में उसे लिखा है वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो जब वेक्टर फॉर्म में कोई चीज होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होता है। और दोनों शामिल होता है, दोनों शामिल होता है, उसकी सहायता से जो एक्सेलरेशन आएगा हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो अगर इस पे मैं वेक्टर फॉर्म लगा दूं तो मैग्नीट्यूड हट जाएगा, मैग्नीट्यूड हट जाएगा। तो यहाँ पे ये वेक्टर में है, तो वेक्टर में ए नेट, इसकी सहायता से हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां हम देखेंगे डी डी टी और वेक्टर वी के स्थान क्या लिखेंगे, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ये वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ही हमारा आंसर आएगा, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। एक गणित में होता है फर्स्ट फंक्शन, गणित में एक फार्मूला होता है uv डी डी, कोई भी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है dv अपॉन dt प्लस सेकेंड फंक्शन बोले तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये एक फार्मूला है मैथ में, इसका प्रयोग करके हम कर रहे हैं। यस, हाँ, ये टोटल हो भी चुका है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आप ला रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन यू दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन पहला वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड मतलब v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस टाइप से दो फंक्शन अगर मल्टीपल में है तो उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ठीक वही इसी प्रकार ये भी करेंगे, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, जो जहां पे है अपने प्लेस पे ही रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ओमेगा आ गया, तो ओमेगा मैं लिख ले रहा हूं यहाँ क्रॉस, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वेक्टर आर अपॉन डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब आर है, लेकिन आर में सेकेंड स्थान पर ही लिखूंगा, मतलब उस तरफ लिखूंगा। सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्रॉस आर, ये मैं लिखूंगा। तो है यही चीज, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो मैं आगे पीछे अभी इधर इसका इस तरफ करूंगा, ये उस तरफ करूंगा, तो यहाँ निगेटिव साइन मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं स्थान चेंज नहीं कर रहा हूं। हुआ वही है, फर्स्ट को रखे हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब की बार सेकंड को रखे हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए हैं, है वही चीज। अब ये देखिए, ये है ओमेगा क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v वेक्टर, क्या हो जाएगा v, ओमेगा क्रॉस v। यस, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये वेक्टर क्रॉस r, ये हो गया। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखते जाइए। और v इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो r ओमेगा, तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है सेंट्राइपेटल एक्सेलरेशन, इसके स्थान पर लिख सकते हैं a c, लिख सकते हैं इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या, a t वेक्टर फॉर्म में। तो ये a नेट बराबर यहां से आया, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये इस टाइप से आया। अब यहां से मैग्नीट्यूड लिखना चाहे a नेट, फिर वही केस है क्या,
अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो यहां से आपका हेडिंग क्या कह रहा है? हेडिंग है एंगुलर एक्सीलरेशन और टेंजेंटियल एक्सीलरेशन। तो ये आपका है ये। तो ऐसे केस में AT इक्वल टू आ रहा है अल्फा क्रॉस आर। वेक्टर फॉर्म में यही आएगा। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन बराबर एंगुलर एक्सीलरेशन गुणे रेडियस होता है। या अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा तो AT बराबर क्या? आर अल्फा हम लोग जानते हैं। न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग किया जाएगा वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा तो इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। तो AT का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के पैरेलल होता है। यहां कहेंगे इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। यस। तो AT का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के पैरेलल होता है। इसी दिशा में आपका AC भी कार्य करता है। ये सर्कुलर मोशन इस टाइप से कर रहा है तो सेंट्राइपेटल एलिवेशन सेंटर की ओर कार्य करता है। ये ऊपर की ओर दोनों नहीं है, ये ऊपर की ओर है। देखिए इस टाइप से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये थंब के डायरेक्शन में कार्य करता है, अंगूठा के डायरेक्शन में कार्य करेगा। ये कोणीय वेग या एंगुलर एक्सेलरेशन वो हो गया। ये टेंजेंटियल है, ये स्पर्श रेखा इस टाइप से, जैसे कोई चीज गति कर रहा है तो इस टाइप से निकल जाएगा, वो वाला है। तो हम यहाँ पे विद्यार्थी आपको टोटल बात बताने में सक्षम हुए हैं। आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो ये मैथ का फार्मूला है और वेक्टर वाले में आपको लास्ट वीडियो मैथमेटिकल टूल्स जो बताया गया न्यू वर्जन, उसमें ये बताया गया है। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।